नमस्कार युवा मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रकरण के दूसरे भाग में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिजिटल विकर्षण बनाम उत्पादकता के विषय पर चर्चा की थी और यह सीमा कहाँ हो सकती है और यह हम में से हर एक के लिए अनोखी हो सकती है, और कैसे हृदय की बुद्धिमत्ता, लोलक प्रभाव जिसके बारे में आपने बात की, उन सीमाओं को पहचानने में हमारी मदद कर सकता है और फिर अपनी उत्पादकता से समझौता किए बिना हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम विचलित नहीं होते। प्रौद्योगिकी के आदि आज हम वहां से आगे बढ़कर प्रदर्शन के उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं जिसे शीर्ष प्रदर्शन या सर्वोत्तम प्रदर्शन माना जाता है। हम किस स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने कहा सतीश, शीर्ष प्रदर्शन के बारे में जब आप पूरी तरह से केंद्रित होते हैं तो प्रदर्शन चरम पर होता है। कोई भी ध्यान भटकाना नहीं, समय की कोई भी बर्बादी नहीं, जो कि बहुत आदर्श है ना? लेजर शॉप ने उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। इतना आदर्श है ना? और आदर्श कुछ ऐसा है जो अस्तित्व में नहीं है। कई बार हम जो हासिल करते हैं वह चरम प्रदर्शन से परे होता है। एक ओलंपिक दौड़ को ही लें, जरा उन लोगों के बारे में सोचें। मान लीजिए कि 5 या 7 धावक हैं जो अपने गांवों और कस्बों से, अपने देश से आ रहे हैं। उन्होंने अहर्ता दौर से लेकर अपने सेमीफाइनल तक के सभी दौर पूरे किए और अब वे अपनी अंतिम दौड़ के लिए तैयार हैं। तो वह व्यक्ति जिस दबाव के साथ आ रहा है, वह अब सारा दबाव, सारा बोझ या सारी अपेक्षाओं का भार उठा रहा है और अब दौड़ने के लिए तैयार है। वह उस समय शांत नहीं हो सकता, है ना? उसे तनाव में होना चाहिए और 3212 और व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है और वह पूरी गति से दौड़ता है और वह रिकॉर्ड तोड़ता है, जबकि वह अभ्यास में उतना अच्छा नहीं था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि तनाव हर बार नकारात्मक नहीं होता है। इसका एक सकारात्मक हिस्सा भी होता है और इसका एक नकारात्मक हिस्सा भी होता है। इसका नकारात्मक हिस्सा तनाव। आमतौर पर लोग अवसाद और चिंता और नशीली दवाइयाँ और ऐसी ही अन्य चीज़ों की ओर भी जाते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति है जो वास्तव में तनाव को इसके सकारात्मक हिस्से के रूप में उपयोग कर रहा है और उस तनाव को अच्छा तनाव, यूस्ट्रेस कहा जाता है, और यह उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है जो पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं था। और यही कारण है कि उसने वास्तव में पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसलिए हम तनाव को हमेशा अच्छे तनाव स्तर में नहीं रख सकते, या हम वास्तव में जीवन भर हर समय चरम प्रदर्शन में नहीं जाना चाहते हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह वहाँ भी सर्वोत्तम प्रदर्शन है। हम आपके प्रदर्शन को आसान बनाना चाहते हैं और यहीं से चरम प्रदर्शन हर बार एक बेहतर प्रदर्शन में परिवर्तित होता है, और यह हर बार अभ्यास से आता है। सच है, सही है। कुछ ऐसा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मिहाई चीक्स और मिहाई वैज्ञानिक ने जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और वह इसे प्रवाह की स्थिति कहते हैं। प्रवाह की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां आपका समय का बोध, आपका अपना स्वयं का अस्तित्व अनुपस्थित है। आप एक प्रवाह में लग रहे हैं। आपने खेल के मैदान का उदाहरण दिया जहां वे भी इसे जोन में होना कहते हैं। तो ये विभिन्न शब्द हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रवाह की स्थिति वह मानी जाती है जो अनुकूलन, आपके फोकस का स्तर, सतर्कता और आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसका सर्वोत्तम स्तर। चाहे आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हों, चाहे आप कोई संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे हों, कोई खेल खेल रहे हों, या आप अपना काम कर रहे हों जो इसकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं पर बहुत अधिक है। इन सब में मुझे यकीन है कि हम सभी इसका अनुभव करते हैं। प्रवाह केंद्र इस स्थिति के बारे में बात करता है जो किसी के लिए भी कभी भी उपलब्ध है। हम मनुष्य अपने किसी भी दिन की गतिविधि में इस स्थिति को छूने की क्षमता रखते हैं। चाहे आप खाना बना रहे हों, चाहे आप नहा रहे हों, कोई भी कार्य, यहाँ तक कि नहाते समय भी आप उपस्थिति की ऐसी अवस्था में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहाते समय किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दिन के लिए आपकी योजना, आप नहा रहे हैं, और यही एकमात्र चीज़ है जो हम करते हैं। मान लीजिए
कि यह हमारे कुल ध्यान बैंडविड्थ का प्रतिनिधित्व करता है और यह वह कार्य है जो हमारे संज्ञानात्मक तरंग पट्ट की चौड़ाई बैंडविड्थ या ध्यान अवधि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है। हालांकि एक फ़ोन कॉल आता है, एक निश्चित मानसिक स्थान घेरता है, हम एक अधिसूचना देखते हैं जो तरंग पट्ट की चौड़ाई बैंडविड्थ की कुछ मात्रा को ले लेती है। जब हमारा दिमाग इस पर व्यस्त होता है तो हमें भूख लगने लगती है और फिर भूख या प्यास का विचार मन में आता है और इसी तरह आगे भी। कई छोटे छोटे विकर्षण हैं जो इसे भर सकते हैं। इसके विपरीत यदि पूरी ध्यानावधि केवल एक और एक कार्य के लिए उपलब्ध है तो हम इसे सर्वोत्तम स्थिति कहते हैं और यही वह है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। कार्य चाहे कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हम उस एक कार्य पर यथासंभव अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की आशा करते हैं और यही वह चीज़ है जो हमें एक सर्वोत्तम स्थिति तक ले जाएगी। इसलिए जब हम उस सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं तो आप वह परिणाम प्राप्त करते हैं जो अन्यथा संभव नहीं होता अगर आपका ध्यान बैंडविड्थ कुछ अन्य चीज़ों पर कब्जा कर लेता, जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में खिंचाव के रूप में भी संदर्भित किया है। सुधींद्र, अब हमने आपको प्रदर्शन के चरम स्तर के बारे में बताया, जो सर्वोच्च स्तर है जिसे एक इंसान संभवतः प्राप्त कर सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सकता है और जिसे आमतौर पर खेलों में सुना जाता है। हमने संगीतकारों को अपना सर्वश्रेष्ठ संगीत कार्यक्रम या जो भी हो करते देखा है। उस तरह की स्थिति में जब वे पूरी तरह से खो जाते हैं तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह व्यक्ति किसी अन्य डोमेन में है, वह उस व्यक्ति के लिए वर्तमान में नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां से बाहर आने पर केवल आपको पता है, हाँ, कुछ ऐसा था जिसमें मैं मग्न था। मैं खुद को भूल गया, मेरे पास कोई समय का एहसास नहीं था, लेकिन उस पूरी तरह से अद्भुत कार्य से कुछ अद्भुत निकला। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है सतीश, क्योंकि जब तक मेरे पास दो चीजें नहीं हैं, एक रुचि मैं जो कर रहा हूं और जिस कारण से कर रहा हूं, अगर आप इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हैं तो वास्तव में मैंने इसके लिए अपना प्रयास नहीं किया, 100% प्रयास। पिछले एपिसोड में से एक में हमने अपने जीवन के निर्माण, अपने लिए एक लक्ष्य और एक दृष्टि निर्धारित करना के बारे में बात की थी। जब वह मौजूद हो, सुधींद्र, आप कह रहे हैं कि जब हमारे सामने वह होगा तो हमारे कार्य सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने की दिशा में संरेखित होंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर विचलित हो जाते हैं। हम यह भी मानते हैं कि बहुकार्यण मल्टीटास्किंग एक ऐसा तरीका है जिससे ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो यह वर्तमान क्षण में रहने के विपरीत हैं। हाँ, वास्तव में। लेकिन एक रोचक तथ्य है सतीश, बहुकार्यण मल्टीटास्किंग शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। अरे वाह, मुझे यह कभी पता ही नहीं था। जी हाँ, मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यह सोचा जाता है कि हम एक समय में कई काम कर रहे हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहा जाता है, यही धारणा है। आदर्श रूप से जब वे मल्टीटास्किंग करते हैं तो उनके दिमाग में एक समय में कई चीज़ें होती हैं। वे एक समय में कई काम नहीं करते। मुश्किल से हम काम करने के लिए दूसरे कामों को दिमाग में रख सकते हैं और संभवतः हम वही काम फिर से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइप करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ और टाइप करते समय मैं पानी पीना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आपको इसका ख्याल आया, आपने रुककर पानी पिया, आपने इसे रखा, आपने इसे शुरू किया। आप शायद एक समय में दो काम नहीं कर रहे हैं। समझ गए? दिलचस्प है ना? तो मल्टीटास्किंग अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि काम पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखना ताकि हम जब भी ज़रूरत हो अपने मौजूदा काम में उस हिस्से को ले सकें और वापस ले सकें। इसे ही मल्टीटास्किंग कहा जाता है। इस प्रकार 100% ध्यान केंद्रित करना संभव है केवल तभी जब व्यक्ति पूर्णतः एकाग्र हो, शून्य विकर्षणों के साथ संतुलित हो, जो कि पुनः आदर्श स्थिति है। और आदर्श अप्राकृतिक है ना? तो ये फिर से आदर्श अवस्था है, लेकिन यह नियंत्रित मन के साथ 100% के बहुत करीब संभव है। एकाग्र मन और कुछ नहीं बल्कि एक नियंत्रित मन का उपोत्पाद है। सही है। घोड़े का एक उदाहरण है। घोड़े होते हैं, दो तरह के घोड़े एक रथ पर होता है। हम इसे तांगा कहते हैं,
है ना, रथ पर। उनके पास इस घोड़े पर कुछ पर्दे होते हैं। हाँ बिल्कुल, घोड़े के पर्दे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि घोड़े को कहीं और विचलित नहीं होना चाहिए, और यह केवल उसी दिशा में जाएगा जहां रथ सारथी उसे ले जा रहा है ना। घोड़े के विपरीत उन्हें भी ले जाना। डर्बी दौड़ में उनके पास घोड़े के पर्दे नहीं होते, लेकिन वे जानते हैं कि कहाँ भागना है, और वे तेज दौड़ते हैं और बिना विचलित हुए लक्ष्य तक बहुत तेजी से पहुंचते हैं। दोनों घोड़े हैं, दोनों दिमाग हैं। दिलचस्प सादृश्य है ना। दोनों ही घोड़े हैं, वे विचलित हो सकते हैं, लेकिन डर्बी में यह घोड़ा नियंत्रित है। उसने एक ही ट्रैक पर बार बार एक ही चीज का अभ्यास किया। वह जानता है कि कैसे दौड़ना है, कहाँ भागना है, कितनी तेज दौड़ना है। जॉकी सिर्फ उन्हें कभी कभी मार्गदर्शन देने के लिए होता है, अन्यथा घोड़ा दौड़ना जानता है। यहीं पर नियंत्रित मन की भूमिका आती है। भले ही हम रेस और दौड़ने और इस सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा रोजाना का प्रयास नहीं है कि हम हर समय रेस ट्रैक पर रहें। हाँ, हमारे सर्वोत्तम प्रदर्शन की आवश्यकता उस समय हो सकती है जब आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, या आप जानते हैं कुछ ऐसा पूरा करना हो जो ऊर्जा के मामले में बहुत मांग वाला हो। तो क्या नियंत्रित मन अभ्यास का परिणाम है? अभ्यास, बिल्कुल। तो आपने घोड़ों के अभ्यास के बारे में बताया, आपने एथलीट के अभ्यास, एक नियंत्रित मन के बारे में बताया। जब हमें उस तक पहुंचना होता है तो हम फिर से हार्टफुलनेस तकनीकों पर वापस आते हैं। बिल्कुल। और ध्यान, और कैसे समय के साथ हम उस मनस्थिति को विकसित करने में सक्षम होते हैं। अगर आपको अपने बचपन की याद हो तो आप साइकिल चला रहे थे। संभवतः दुनिया का हर व्यक्ति जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो वह पैडल को देख रहा था। फिर मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं और कोई अंदर आ जाता है, तो आपको ब्रेक लगाने के लिए वास्तव में बहुत सचेत प्रयास करना पड़ता है, या आपको एक्सीलेटर से पैर हटाकर ब्रेक लगाना पड़ता है। यहीं से आप वास्तव में चीजें सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, जो लोग अनुभवी ड्राइवर हैं, क्या आपको लगता है कि वे सोचते हैं, ठीक है, अब कुछ आ रहा है, मुझे अपना पैर एक्सीलेटर से हटाना है, फिर मुझे इसे यहाँ रखना है और इस सीमा तक ब्रेक लगाना है क्योंकि यह दूरी है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं जो अभ्यास के कारण आती हैं। कुछ भी हो सकता है, यह ध्यान हो सकता है, यह गाड़ी चलाना हो सकता है, यह खाना हो सकता है, यह स्नान करना हो सकता है। हर चीज़ अभ्यास से आती है। इसे नियमित रूप से करें और हम वास्तव में उस काम में माहिर हो जाते हैं जो आप कर रहे हैं। मैं इसे इसके प्रयास रहित प्रयास वाले हिस्से पर वापस ले जा रहा हूं। प्रयास रहित प्रयास के इस बिंदु पर वापस आते हुए, जिन में एक अवधारणा है जिसे वूवी वू वेल के रूप में लेबल किया गया है, जो प्रकृति के प्रवाह के साथ बहता है। आप प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि आप ज्वार के साथ तैर रहे हैं और ज्वार के खिलाफ नहीं। ये एक और अर्थ है जो वे देते हैं। दुख उस कार्य के बारे में है, वह क्रिया जिसमें कर्ता लगभग मौजूद नहीं है। ओ प्रयास रहित प्रयास। हाँ, जिसमें देखिए ये मन का खेल है ना। मेरा मतलब है, जब मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रयास देखता हूँ तो मेरा मन मुझे बताता है कि यह कठिन काम है या यह प्रयास है। लेकिन अगर मैं जो कर रहा हूँ उसमें तल्लीन हूँ तो यह एक प्रवाह है, यह बस एक कृत्य है। कर्ता किसी तरह दृश्य और समय की भावना से दूर चला जाता है या पीछे हट जाता है, क्योंकि हर पल एक वर्तमान क्षण है। समय की भावना भी गायब हो जाती है। मेरा अनुमान है कि मिहाई चिकसेनमिहाई ने इसे प्रवाह की वह अवस्था बताया है जहां समय और आपका व्यक्तिगत आत्म एक तरह से पीछे हट रहा है। परिप्रेक्ष्य भी बहुत मायने रखता है ना। मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर ले जाऊंगा। तो इस व्यक्ति के लिए कार्य यहां तक पहुंचना है ना। तो उसके लिए ये वास्तव में एक बड़ा कार्य है, क्योंकि उसे जो समग्र ऊंचाई चढ़नी है वह इतनी कठिन है। यह दृष्टिकोण है। तो वे जो करते हैं वह यह है कि वे समस्या या कार्य या चुनौती के बारे में सोचते हैं, या जो भी करना है उसे वैसे ही करना है। उसने अब इस पर विचार कर लिया है। जिस क्षण उसने इसे अगले कार्य के रूप में देखा है, उसका लक्ष्य पहले इसे प्राप्त करना है। दृष्टिकोण में यहां बदलाव आया है। डर वाला हिस्सा, हे भगवान, क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये कम हो गया है। डर का स्तर या चुनौती का स्तर कम हो गया है, तो उसे इतना कम प्रयास लेना होगा। यहां पर उन्होंने
जो पहला बड़ा कदम उठाया है और वो इस स्तर के अध्यक्ष बन गए हैं, अभी उनके लिए ये काम कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ये देख रहा है उसके मुकाबले ये थोड़ा कम है, फिर इसके मुकाबले ये मेहनत बहुत कम है। अब वो व्यक्ति यहाँ पर आता है। अब उसका काम अपनी पहली छलांग के मुकाबले इतनी ऊंचाई पर जाना ही है। ये तो कुछ भी नहीं है, जबकि यह वह शिखर है जिस पर वह पहुंचना चाहता है। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर वह इसे एक समस्या या कार्य के रूप में सोचेगा तो वह वास्तव में अपने स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वह जो कर सकता है वह यह है कि वह चीज़ों को तोड़ सकता है। वह पहले प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है और फिर वह अगले प्राप्त करने योग्य लक्ष्य की ओर बढ़ता रह सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति वही है, वह यहाँ पहुँच रहा है। पूरा काम या पूरा प्रयास एक साथ नहीं होता, ये विराम देकर होता है। यहीं पर नज़रिया बदल जाता है। इसलिए जब आप शुरुआत करें तो एक बड़ी छलांग लगाएं, एक छोटी छलांग लगाएं, लेकिन चरणों में। जिस तरह से आप विराम देकर चुनौती को देखते हैं वह बहुत मायने रखता है। और यहीं पर आप वास्तव में देख सकते हैं कि मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अभी ये प्रयास इसकी तुलना में बहुत आसान और कम है, क्योंकि मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, किसी समस्या के रूप में नहीं। वह इसे हासिल कर सका। जिस क्षण मैं इसे एक समस्या के रूप में देखता हूँ, आप कभी भी चरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले इसे एक छोटी चुनौती के रूप में लीजिए और फिर चुनौती कम होती जाती है, प्रयास कम होते जाते हैं, लाभ या उपलब्धियां कम होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो सुदेंद्र, निष्कर्ष में हमने आपके सर्वोच्च प्रदर्शन पर वर्णन के साथ शुरुआत की, जहां एथलीट खुद को खींचते हैं, तनाव महसूस करते हैं, सकारात्मक अच्छा तनाव जो उन्हें सक्षम बनाता है या अंततः उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने और जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। तो हम सर्वोच्च प्रदर्शन से आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रदर्शन क्या है कि समझ की ओर बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि सर्वोच्च प्रदर्शन हर समय नहीं किया जा सकता। यह केवल तभी संभव है जब आपको चरम प्रदर्शन प्राप्त हो, जब ऐसा करना आवश्यक हो, जब इसकी आवश्यकता हो। और हम सर्वोत्तम प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं, जो एक ऐसी स्थिति है जहां हम एक समय में केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने पूरे बैंडविड्थ का उपयोग एक ही कार्य के लिए करते हैं, जो प्रवाह अवधारणा है। जो प्रवाह अवधारणा है। हमने वो व्यय के जन आयाम पर भी बात की, जो कि सहज प्रयास है। जी हाँ, तो आप हमारे युवाओं के लिए इसे किस तरह से संक्षेप में कहना चाहेंगे, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है? दिन प्रतिदिन स्पेक्ट्रम के माध्यम से आगे बढ़ना, जिसे हम जीवन जीने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका कह सकते हैं, जहां चरम प्रदर्शन करना ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तनाव लिया जाए या जिसके बारे में वास्तव में चिंता करने की जरूरत ना हो। ये कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से आता है। दूसरी बात, मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। टीम के साथ मिलकर भी सर्वोच्च प्रदर्शन हासिल किया जा सकता है। सभी प्रयासों को एक साथ मिलाएं। इसलिए आपको हर चीज को धकेलना या पूरी गाड़ी को खींचना नहीं है। आप और हम दोनों मिलकर यही काम कर सकते हैं। तो अब हम इस विचार और विचारधारा को टीम में विस्तारित करने के दूसरे आयाम की ओर बढ़ते हैं, जहां टीमें, ऊर्जावान टीमें एकत्रित होकर एक साथ मिलकर वह हासिल करती हैं जिसे टीम की सफलता कहा जा सकता है। बिल्कुल। और एक टीम जो हासिल कर सकती है वह संभवतः 1 से 5 गुना ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने चरम पर पहुंच सकता है। हाँ, ये एक और एक मिलकर 11 होने जैसा है। हाँ बिल्कुल। इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मानना है कि आप सभी ने इन वार्तालापों का उतना ही आनंद लिया है जितना हमने इन्हें बनाते समय लिया। इस युवा पीढ़ी का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकजुट हो जाइए और आदतों, सामाजिक भूमिकाओं और कई अन्य अवधारणाओं पर आगे अधिक एपिसोड की प्रतीक्षा करें। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से
रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो
कि आप बाहर आने को तैयार हैं। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं